नमस्कार। आज हम बात करेंगे चिकित्सा ज्योतिष की, एक बहुत ही प्राचीन विद्या की। आइए हमारे सोर्स मटेरियल के आधार पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सिस्टम कैसे आसमान के तारों और ग्रहों को हमारी सेहत से जोड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में सितारों में हमारी सेहत से जुड़े सुराग मिल सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? खैर, चलिए सेहत को देखने के इस बिल्कुल अलग नजरिए को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो इस पूरे विषय को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि शरीर की रूपरेखा कैसे तय होती है, इसमें ग्रहों का क्या रोल है, बीमारियों का पता कैसे लगाया जाता है, और आखिर में संतुलन पाने के क्या तरीके बताए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या और इसकी जड़ें कितनी पुरानी है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है क्या चीज? देखिए, ये ज्योतिष की ही एक बहुत पुरानी ब्रांच है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से, हमारी बीमारियां और हमारी पूरी सेहत, इन सब पर ग्रहों और राशियों का सीधा असर पड़ता है। मतलब सेहत को देखने का एक बिल्कुल अलग ही नजरिया। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत जरूरी है समझना। इसकी जड़ें तो आयुर्वेद में मिलती हैं। सोचिए, आयुर्वेदिक ग्रंथों में ग्रह चिकित्सा को इसकी 8 मेन ब्रांचों में से एक माना गया है। इससे ये साफ होता है कि ये कॉन्सेप्ट सदियों से हमारी पारंपरिक चिकित्सा का एक अहम हिस्सा रहा है। तो चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि ये सिस्टम ज्योतिष के अलग अलग हिस्सों को इस्तेमाल करके हमारे शरीर का एक तरह का नक्शा, एक ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करता है। इस पूरे सिस्टम के दिल में है काल पुरुष का कॉन्सेप्ट। अब ये काल पुरुष क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक कॉस्मिक इंसान है, एक ऐसा खाका जिसमें पूरी 12 राशियों को हमारे शरीर पर सिर से लेकर पैर तक फिट कर दिया गया है। आप इसे हमारे शरीर का एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। ये टेबल इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए कैसे पहली राशि मेष सिर से जुड़ी है, दूसरी वृषभ चेहरे और मुंह से, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है 12वीं राशि मीन तक, जो पैरों को दर्शाती है। मतलब इस सिस्टम के हिसाब से हर राशि का शरीर पर अपना एक पक्का इलाका है। तो राशियां तो हो गईं शरीर के हिस्से, लेकिन इनके साथ ही होते हैं 12 भाव। ये भाव हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। और जब बात सेहत की आती है तो कुछ भाव बहुत खास हो जाते हैं, जैसे कि छठा भाव, जिसका नाम ही है रोग यानी बीमारी का घर, और 8वां भाव आयुष्य, जो लंबी बीमारियों और उम्र से जुड़ा है। अच्छा, तो अब आते हैं ग्रहों पर। अगर हमारा शरीर एक नक्शा है तो फिर ग्रह क्या हैं? सोचिए, ग्रह वो एक्टिव ताकतें हैं, वो मैनेजर हैं जो इस पूरे नक्शे पर अपना असर डालते हैं और चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। इस सिस्टम में हर ग्रह का अपना एक अलग कैरेक्टर है, एक अलग नेचर है। जैसे सूर्य का तत्व अग्नि है और गुण सात्विक है, वहीं दूसरी तरफ शनि का तत्व वायु है और गुण तामसिक है। और ग्रहों की यही अलग अलग प्रकृति तय करती है कि वो हमारी सेहत पर अच्छा या बुरा कैसा असर डालेंगे। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, ये कनेक्शन और भी गहरा है। हर ग्रह सिर्फ तत्वों से ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद के 3 दोषों यानी वात, पित्त और कफ से भी जुड़ा है। और तो और शरीर के 7 जरूरी टिश्यू, जिन्हें सप्तधातु कहते हैं, उनसे भी इनका लिंक है। मिसाल के तौर पर सूर्य पित्त दोष और अस्थि धातु यानी हड्डियों को कंट्रोल करता है। तो इससे पता चलता है कि ये कितनी डिटेल्ड प्रणाली है। तो अब सवाल ये है कि इन सब चीजों को, राशि, भाव और ग्रह को एक साथ जोड़कर सेहत के बारे में पता कैसे लगाया जाता है। तो चलिए इस सेक्शन में देखते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर इन सब टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर कैसे देखता है। देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जब सेहत का एनालिसिस होता है तो सारे घर बराबर नहीं माने जाते। कुछ घर या भाव ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, और वो हैं ये 3 भाव। सबसे पहले छठा भाव, जिसे रोग भाव भी कहते हैं। ये सीधे सीधे बीमारियों, चोट और दुर्घटनाओं का घर है। फिर आता है 8वां भाव, आयुष्य, जो हमारी उम्र, लंबी चलने वाली बीमारियों और जीवन के बड़े संकटों को दिखाता है। और आखिर में 12वां भाव, व्यय, जिसका मतलब है नुकसान, खर्चे और यहाँ तक कि अस्पताल में भर्ती होना। किसी भी हेल्थ रीडिंग में इन 3 घरों की हालत देखना सबसे जरूरी होता है। चलिए अब इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं जो हमारे सोर्स मटेरियल में दिया गया है।
हो सकता है ये थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इससे ये साफ हो जाएगा कि इन सारे नियमों को असल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आइए इस डायग्नोसिस को तोड़कर समझते हैं। पहला स्टेप है कमजोर ग्रह। यहाँ लग्न का स्वामी जो शुक्र है वो नीच है, यानी कमजोर है। ये शरीर की एक बुनियादी कमजोरी की तरफ इशारा करता है। दूसरा स्टेप है समस्याग्रस्त स्थिति। ये कमजोर शुक्र बैठा है 12वें घर में, जो जैसा हमने देखा अस्पताल और नुकसान से जुड़ा है। लेकिन यहाँ एक तीसरा फैक्टर भी है, कम करने वाला कारक। शुक्र भले ही कमजोर है और गलत घर में है, पर वो एक मित्र स्थान में है, मतलब अपने दोस्त के घर में। इससे थोड़ी राहत मिलती है। तो इस तरह से ये एनालिसिस कितना बारीक होता है ये पता चलता है। ठीक है, तो समस्या का पता लगाना तो एक बात हुई, पर क्या इसका कोई समाधान भी है? तो बिल्कुल, हमारा आखिरी सेक्शन इसी पर है, यानी उपाय और लाइफस्टाइल में बदलाव। इस सिस्टम में जो उपाय बताए जाते हैं उन्हें कहते हैं परिहार। इनका सीधा सा मकसद होता है कि जो ग्रह नेगेटिव असर डाल रहे हैं उनके प्रभाव को कम किया जा सके या शांत किया जा सके। और ये उपाय कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि शांति होम, यानी शांति के लिए हवन करवाना, खास पूजा पाठ करना, कुछ विशेष रत्न या जेमस्टोन पहनना, दान करना, या फिर उपवास रखना। हर उपाय का अपना एक खास मकसद होता है। लेकिन बात सिर्फ इन उपायों तक ही सीमित नहीं है। ये सिस्टम हमें वापस आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों की ओर ले जाता है और ये बताता है कि असल संतुलन तो एक सही जीवन शैली से ही आता है। आयुर्वेद में जीवन के 3 आधार स्तंभ माने गए हैं। पहला है हमारा भोजन, यानी सही न्यूट्रिशन। दूसरा है नींद, जो खुशी और ताकत के लिए जरूरी है। और तीसरा है एक अच्छा, सही तरीके से जिया गया जीवन। यही वो 3 चीजें हैं जो अच्छी सेहत की असली बुनियाद हैं, फिर चाहे जन्म कुंडली में कुछ भी लिखा हो। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, अगर हमारा शरीर एक नक्शे की तरह है, तो क्या ज्योतिष उस नक्शे को पढ़ने का, उसके ऊंचे नीचे रास्तों को समझने का एक तरीका हो सकता है? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प बात है।